अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एचके। इस चैनल का मकसद आपकी मुलाकात डिफरेंट फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले प्रोफेशनल से करवाना है। इसके अलावा आपकी मुलाकात ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से भी करवाना है जो सोसाइटी और लोगों की बेहतरी के लिए अपने अपने शोबों में खिदमत अंजाम दे रही हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं मिस मेहरुनिसा खान। ये फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं एक इंक्लूसिव एजुकेशनल सेटअप की, जो लाहौर में ऑटिज्म एंड स्पेशल एजुकेशन सेंटर के नाम से काम कर रहा है। आइए इनसे मिलते हैं और ऑटिज्म एंड स्पेशल एजुकेशन सेंटर के बारे में मजीद जानने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस मेहरुनिसा खान कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। Thank you very much. Assalamu alaikum everyone. Thank you for giving me this opportunity to tell you more about the work that I'm doing in Lahore. ओके जी, तो सबसे पहले तो वेरी बेसिक क्वेश्चन तो यही कि ऑटिज्म एंड स्पेशल एजुकेशन सेंटर क्या है, कब से काम कर रहा है, इसकी लोकेशन, एड्रेस और आपकी प्रेजेंस और जगहों पे है फिलहाल, इस बारे में अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें। Thank you. So Autism and Special Education Center का acronym is A.SEC and I launched it in January of this year, January of 2022. मैं लाहौर वापस आई हूँ जी 25 साल के गैप के बाद। 25 साल मैंने यूएस में I lived in the US. I raised my children, my family there, and I worked in the US public school system for almost 15 years. Out of those 7 साल मैंने substitute teaching की थी और उससे पहले मैं एक प्री स्कूल में टीचर थी 4 साल के लिए। फिर मैं पब्लिक स्कूल सिस्टम की तरफ आई और वहां पे मैंने 8 साल, जहां जो यूएस का पब्लिक स्कूल सिस्टम है वो इस तरह सेटअप है, इंक्लूसिव, जो ट्रूली इंक्लूसिव सेटअप है उनका इस तरह है कि दे हैव अ सेल्फ कंटेन्ड ऑटिज्म क्लासरूम जिसमें बाय लॉ देयर कैन ओनली बी 6 चिल्ड्रन. इफ दे गेट अ 7th चाइल्ड दे हैव टू ओपन अनदर क्लासरूम. Then you have your multiple disabilities classroom and you have your LLD, which is language and learning disability. Basically, public school may any child with any disability, whether it's physical, whether it's mental, any kind of challenge, is allowed a free public education. And it is the school's job to provide speech therapy, OT, PT, transportation, anything that the child needs is provided by the school district. And that is what makes it a truly inclusive setup. और ये बच्चे जो हैं ये सिर्फ अपनी क्लासरूम्स में सेल्फ कंटेन क्लासरूम्स में अपनी एकेडमिक्स और प्रोग्राम्स करने जाते हैं और बाकी सारा कुछ जैसा अपनी आर्ट, अपनी जिम, फन फेयर्स, स्पोर्ट्स डेज, मूवी नाइट्स, वो सब कुछ जनरल एजुकेशन के बच्चों के साथ, जिसको पाकिस्तान में लोग मेन स्ट्रीम स्कूल कहते हैं, वो जनरल एजुकेशन बच्चों के साथ करते हैं। और इसका एक बहुत खास मकसद ये होता है कि इन बच्चों को भी एक्सपोजर मिले जनरल एजुकेशन का और जनरल एजुकेशन के बच्चों को एक्सपोजर मिले अपनी स्पेशल एजुकेशन वाले पेयर्स का। एंड दैट इज हाउ आप एक उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी रिस्पेक्ट, उनकी टॉलरेंस वो डेवलप करते हैं, ताकि जब बच्चे, क्योंकि बच्चे बच्चे होते हैं, आप बच्चों को जो सिखाएंगे बच्चे वो सीखेंगे। जब बच्चे एक ऐसे स्कूल सिस्टम में जाते हैं जहाँ उनके साथ हर किस्म के पेयर्स, हर किस्म के इकोनॉमिक बैकग्राउंड, हर किस्म के आपके साथ पढ़े, यू ग्रो अप एक्सेप्ट वर्क एक्सपीरियंस एक ऐसी एनवायरनमेंट में है। तो उसमें मुझे वो सारा एक्सपीरियंस लेके अब मैं 25 साल के बाद पाकिस्तान आई हूँ, लाहौर आई हूँ। मेरा सेंटर बेस्ड है GOR1 लाहौर में और यहाँ पे एक स्कूल है लोरेटो हाउस के नाम से। लोरेटो हाउस के प्रेमिसेस पे मेरा सेंटर established hai. So my center is basically the self-contained autism classroom. I also have students with dyslexia, ADHD, ADD, and मेरे बच्चे academics और programs मेरे साथ करते हैं and with my other staff members, and then we do everything else with general ed students. हमारी recess और हमारी sports day की preparation अब हो रही है और हमारी art work और हमारा play time, it's all with general education students. और फिर मैंने introduce किया एक buddy system. So I take my kids onto the playground and I ask for a volunteer. Okay, who wants to be the volunteer to help so and so today? And शुरू में बच्चे नहीं करते थे, but then obviously I used ABA and now I have students volunteering and then they pair up. They are responsible. उस बच्चे को slide के ऊपर लेके जाना है नीचे, उसके साथ swing पे बैठना है, उसके साथ ball के साथ खेलना है.
So I'm using, peer modeling as a strategy on the playground and during specials for that. Or so that's the basis of my center. It is 100% ABA based, and even though I know कि ABA को काफी लोग बुरा समझते हैं, और वो इसलिए बुरा समझते हैं क्योंकि उन्होंने उसकी सही एप्लीकेशन नहीं देखी. It is the only scientifically proven method that works with students on the autism spectrum. Everything else, uske na research based. ये ABA is research based. Essentially, it's based on the science of behavior. So every strategy जो मैं use कर रही हूँ, उसके पीछे scientific research की backing है. वो एक तुक्का नहीं है. It's not I'm not pulling any tricks out of a hat. It is all research based. Or so that's how my center is run. तो ये इस सेंटर में आप किन चैलेंजेस वाले बच्चों को देख रहे हैं और किस एज ब्रैकेट या एज ग्रुप के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है या आप लोग लेते हैं? So basically elementary level. So मेरे पास 3 years से लेके 12 years तक के बच्चे हैं, और मेरे पास टीनेजर्स जो मेरा टीन ग्रुप है वो शाम में आता है, उनका 1-on-1 सेशन या स्मॉल ग्रुप सेशन होता है. सो स्कूल डे में आई हैव 3+ से लेके 12 तक का एज ग्रुप, एंड उसमें ADD, ADHD, dyslexia, autism is all included in that. तो जिस तरह आपने बताया कि आपकी जो सेल्फ कंटेन्ड क्लासरूम है उसकी भी एक स्ट्रेंथ है, उससे ज्यादा स्ट्रेंथ को आप नहीं करते. बारे में थोड़ा सा दोबारा बताइए, क्योंकि बहुत से हमारे सेंटर्स हैं जिनमें फोकस करते हैं. कुछ ऐसे सेंटर्स हैं जो कि प्रॉपर स्कूल बेस्ड नहीं है, तो वो 1-on-1 सेशंस ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं. ग्रुप्स में भी डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल है कि कितने बच्चे होते हैं, और फिर ऑब्वियसली डिपेंड करता है बच्चों के ऊपर भी कि वो किस तरह आप ग्रुपिंग कर सकते हैं. इसके बारे में अगर थोड़ा सा मजीद एलैबोरेट कर सकें. बिल्कुल जी. सो मेरा सेंटर इस तरह रन होता है कि हमारा कैलेंडर टाइम, हमारा दिन शुरू होता है मॉर्निंग मीटिंग के साथ. सो बच्चे अंदर आते हैं, और एक तो मेरा बहुत यहाँ पे आई एम्फसाइज independence a lot. So my students all carry their own backpacks, they carry their lunch boxes, whatever they bring from home, they carry. And I've told my staff that this is how हम इनको independent बनाते हैं. वो आके सबकी एक उनको कभी दिया हुआ, उनको शेल्फ मिली हुई, उनका नाम लिखा हुआ है, वो उस जगह अपनी चीज रखते हैं, एक रूटीन उनकी सेट होती है. फिर हमारी मॉर्निंग मीटिंग होती है जिसमें हमारी कोशिश होती है कि मैक्सिमम हमारे, राइट नाउ आई हैव 8 स्टूडेंट्स. Some students come 5 days a week, some come 3 days a week, and some are coming 2 days a week. तो total strength मेरी इस वक्त 8 है, और मैं इस वक्त probably इससे ज़्यादा अभी नहीं accept करूँगी. और उसकी reason ये है कि मैं हर बच्चे के साथ खुद काम करती हूँ, और मैंने आपको अपनी पहले qualification नहीं बताई. If you would give me a chance, so I would like to backtrack a little and just give you a little bit of info about my education and my training. If you allow. Exactly. Next मेरा question यही था कि आपकी अपनी पर्सनल एक्सपर्टीज है क्या उसके बारे में, तो आपने खुद ही उसको पॉइंट आउट कर दिया, तो जरूर प्लीज गो अहेड. So I have a BSc in early childhood education, and I have a master's in teaching special education, and सबसे ज़्यादा everything, all of this led to me becoming a board certified behavior analyst. So from the US Behavior Analysis Certification Board, I passed my exam in October of last year. And uske ilawa, when I was doing my exam prep and my you need supervision hours to be able to sit for the exam, usme I worked with 4 different BCBAs. Usse pehle I was in RBT for about 4 years ago. I was in RBT, and then I started working towards becoming a BCBA. Usme meri more than just the education, and I really want to stress this point. Education आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो ABA की एप्लीकेशन है ना, वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको आती है. मैंने जो 12 साल काम किया है, आई वर्कड अंडर 4 डिफरेंट BCBAs, और मैंने इन सारी स्ट्रेटजीज की एप्लीकेशन उनसे सीखी है और अप्लाई किया है, और फिर वो सारा 12 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस मैं वापस लाहौर लेकर आई हूँ. तो अब जब मैंने एक बच्चे के लिए बिहेवियर प्लान डिजाइन करना होता है, तो जब मैं उसमें लिख रही होती हूँ कि क्या स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है, मैं पहले अपने स्टाफ को मॉडल करके दिखाती हूँ, क्योंकि सिर्फ पेपर के ऊपर इट डज नॉट मेक सेंस. ABA does not make sense on paper alone. It has to be done
थ्रू प्रैक्टिकल, लर्न थ्रू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में ABA की बहुत बुरी रेपुटेशन है, और वो इसलिए बुरी रेपुटेशन है क्योंकि उसकी एप्लीकेशन इनकरेक्टली की जा रही है। तो ये एक पॉइंट मैं बहुत स्ट्रेस करना चाहती हूँ कि जब आप एक ABA सेंटर चूज करें अपने बच्चे के लिए, अपने बिहेवियर थेरेपिस्ट की क्वालिफिकेशन जरूर देखें, लेकिन उससे ज्यादा उनका एक्सपीरियंस देखें। कितने साल है उनका एक्सपीरियंस ABA में, कहाँ है उनका एक्सपीरियंस ABA में, और किस एज ग्रुप के साथ है उनका एक्सपीरियंस ABA में। अब मेरे पास अगर कोई एक 22-24 साल का बच्चा लेके आए, आई डोंट हैव एक्सपीरियंस वर्किंग इन दैट पॉपुलेशन, so ethically I will tell them that I'm sorry, I cannot work with your child. Right. That's what ABA is about. It is आपकी अपनी एज ग्रुप के साथ आपकी ट्रेनिंग और आपका एक्सपीरियंस होता है। ओके, तो ये आपने अपनी क्वालिफिकेशन एंड एक्सपर्टीज तो बताई, तो अगर आप अपनी टीम की भी थोड़ी सी हमारे साथ शेयर कर सकें कि आपकी टीम में क्या और प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, कोई अपनी टीम के बारे में थोड़ा मजीद एलैबोरेट अगर करना चाहें आप। बिल्कुल जी। मैंने इस वक्त मैंने ना स्पीच थेरेपिस्ट रखा है, ना OT थेरेपिस्ट, ना PT थेरेपिस्ट, बिकॉज आई डू ऑल ऑफ दैट माई सेल्फ। जो मेरी सबसे बड़ी स्ट्रगल है इस वक्त लाहौर में, वो है मुझे नहीं मिल रहे प्रोफेशनल लोग जिनका CV एक्चुअली उनके वर्क एक्सपीरियंस के साथ मैच करे। CVs मेरे पास बहुत आते हैं and they look very beautiful and impressive, and I am overwhelmed by the qualifications, and then I call the people. एक यहाँ पे लोगों को टाइम की कदर नहीं है, मेरे से अपॉइंटमेंट सेट करके ये I cannot even tell you, और ये प्रोफेशनल्स हैं जो करके they don't show up, they don't call and cancel, they don't show up, and I'm just sitting in my office waiting for an interview that was scheduled, emailed and confirmed, and the person isn't showing up. And that right there tells me, and then I email them back that if this is your level of professionalism, then best of luck to you, in the real world. लेकिन मैंने इसलिए मैंने जो स्पीच है, I use the PEX communication system, मैंने 2 बच्चों की अभी PEX ट्रेनिंग शुरू की हुई है, and they are showing immense progress. और ये वो बच्चे हैं जो लाहौर में ही स्पीच थेरेपिस्ट को जा रहे थे, और क्योंकि यहाँ पे पेरेंट्स आर वेरी फोकस्ड ऑन नॉर्मलाइजेशन, and for them normalization means कि हमारे बच्चे typical बच्चों की तरह हो जाएं. I do not use the word normal and abnormal because it's disrespectful. We use the words typical and non-typical. So a lot of parents, want their child to become a typical child, but उस process में वो उस बच्चे की जो actual strengths होती है ना, they get lost in that process because the parents are so focused on putting him in a mainstream school and turning him into a typical child when he isn't. So जब मेरे पेरेंट्स के साथ भी मेरी जब कंसल्टेशन होती है, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनको ये समझा सकूं कि मेरा काम है आपके बच्चे की स्ट्रेंथ्स आइडेंटिफाई करना, and then to work with those strengths, and with those strengths we will integrate your child into mainstream schooling. And the reason मैंने लोरेटो हाउस के अंदर अपना सेंटर बेस किया इसीलिए किया, because मेरी कोशिश ये है कि मैं बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में इंटीग्रेट करूं while I myself am on premises. In case something happens, in case the child is struggling, in case I need to train a teacher, I'm right here all the time. And that is मेरे सेंटर की biggest strength ये है कि मैं खुद अपने सेंटर में अवेलेबल हूँ, और इसीलिए मैंने पूरे पाकिस्तान में सेंटर्स इसलिए नहीं खोले because I am one person. And I want to make sure that what I provide in a center is top quality, and that I am here to provide that myself. So मेरी इस वक्त जो टीम है जी, I have a teacher in training who out of, I don't know, dozens of people I picked out, and she's amazing. People are very untrainable here. यहाँ सबको सब पता है. ये एक बहुत पाकिस्तानी mindset है कि सबको सब पता है. So even when I am training people, and I do host a lot of training workshops, they don't apply any of those things because they think कि जो चल रहा है वो बस ऐसे ही चल रहा है. मतलब there are, in countries like the US, there's constant research on education. Practices that were used even 10 years ago have now been identified as not good practices. We have a whole new set of best practices that we call,
And education, the implementation of education is also constantly changing. And now we know that positive reinforcement in a classroom is the most effective strategy for classroom management. यहाँ पे मुझे अभी भी टीचर्स की आवाज आती है, be quiet, and I'm trying to train them that you never have to say the word be quiet, just reinforce when the child is sitting quietly. Tell the child, nice job sitting quietly. That's the way we sit in class. That's positive reinforcement. Through positive reinforcement, increase the behavior you want to see. And you will never have to tell a child to be quiet or to sit down. So my point, I think I'm आपके question को कहीं से कहीं ले गई हूँ, but as you can tell, I have a lot to say. But इस वक्त मेरे staff में जी primary मैं हूँ. I work with all the children myself. I implement all the programs myself, and I have one teacher in training who is now implementing programs, and I have 2 staff members who help children with toileting and change of clothes if they need to and everything. But lunch भी सारा मैं खुद कराती हूँ, because lunchtime is also, there's a lot of communication, there's a lot of learning going on in lunch. Free play भी मैं खुद supervise करती हूँ, structured play भी मैं खुद supervise करती हूँ, which is why मैं 8 बच्चों से ज़्यादा इस वक्त बच्चे नहीं ले रही. तो अगर मैं ये पूछूं कि कुछ मुख्तलिफ सेंटर्स ये क्लेम करते हैं या कहते हैं कि वी आर वर्किंग ऑन सम यूनिक स्ट्रैटेजीज और हमारे सेंटर का एक यूनिक फीचर है, या जब आप इस किस्म की बात करते हैं कि कोई स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं आप, और दूसरा जब आप बच्चों पे काम कर रहे होते हैं तो एज अ सेंटर आप किन पॉइंट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको इन्हांस करने की कोशिश करते हैं? एक मेरी सबसे one point that I focus on a lot is parent training. So part of the child being in my center, every month there's a 1-hour parent training, and that is mandatory, and both parents have to come, and that is in the contract for them. Because मैंने parents को ये समझाया कि देखिए जी, मैं center में तो behavior change कर लूँगी, जो बच्चा मेरे पास 4-4.5 घंटे है मैं उसका behavior change कर लूँगी, लेकिन the purpose of it is for the behavior to generalize in untrained settings, at home or at the park or in a restaurant or something. So the parents have to come, and I share videos every day. Every child in my center, the parents get sent between 20 to 25 videos and pictures of their child's day. Every single day, मेरी शाम के 2 to this cause कि मैं सब पेरेंट्स के साथ उनके बच्चे के सारे दिन का वीडियो प्रूफ के साथ दिखा सकूं कि उनके बच्चे ने इम्प्लीमेंटेड एट होम आल्सो फॉर कंटिन्यूटी. ABA में और ऐसी थेरेपी में कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है. ठीक है, ये एक मेरे सेंटर की खासियत है, द मैंडेटरी मंथली पेरेंट ट्रेनिंग. दूसरी खासियत ये है कि चूंकि ये सेंटर पहले एक स्कूल एनवायरनमेंट में है, वी हैव हमारा एक 1 कनाल का प्लेग्राउंड है जो कि सेंटर्स में नहीं होता. I'm very, very blessed because a lot of programs, we just take them outside. हम एक जो strategy हम बहुत use करती हूँ, it's called NET, Natural Environment Teaching, and it also incidental teaching, which is child-led, initiated training. तो जब बच्चा playground में है, वहाँ इतनी ज़्यादा opportunity है for learning how to wait, for learning how to take your turn, for, asking another child to move out of your way, for asking somebody to push the swing for you. So all these communication opportunities are found in my playground. So that really is another strength that I have. फिर मेरा जी एक playroom है जो कि मैंने set up किया as an OTPT, free play and structure play playroom. मेरी website पर उसकी pictures हैं, मेरे Instagram और Facebook page पे भी उसकी pictures लगी हुई हैं. All my equipment I brought from the US. Over a course of 6 to 8 months. So I have huge sensory boards. I have the swing set up. I have the stepping stones. So we make an OT track and the children do that. They set up their own OT track. They take turns doing that. So इस तरह की बहुत सी जो learning equipment है वो उस indoor playroom में है. So the kids can, it's a fun learning environment, and a lot of learning takes place without the child sitting at the table. Obviously मेरे discrete trials भी होते हैं, which is table time. उसमें जो बच्चे राइटिंग कर रहे हैं और एकेडमिक्स कर रहे हैं, जिन्हें पेंसिल पकड़नी है, ऑब्वियसली वो सब टेबल पे बैठ के होता है फॉर सेफ्टी रीजंस. अदर देन दैट वी हैव एन आर्ट रूम इन व्हिच द चिल्ड्रन पिक. मेरा सेंटर इज वेरी चॉइस बेस्ड because choice making is what we call a pivotal behavior.
So when children learn how to make choices as children, then they are able to make choices as adults. So the children decide by raising their hand कि आज उन्होंने stamping करनी है या painting करनी है. I give 2 choices. Even when they're tracing, I ask what color marker do you want, red or blue? Everything is choice based. Do you want to wear socks and shoes or just shoes? So everything is choice based. Do you want to clean up first or have lunch? I give them all these choices. So it gives them control of their learning. So इस तरह का मेरा सेंटर इन सारी चीजों पे बेस्ड है. ये सब मेरी स्ट्रेंथ्स हैं. पेरेंट्स की ट्रेनिंग पे तो बात की, तो अपने स्टाफ की जो रेगुलर ट्रेनिंग और एजुकेशनल अपडेट है, क्योंकि नई स्ट्रैटेजीज, नई रिसर्चेस भी मार्केट में आती रहती हैं, तो उसको कैटर करने के लिए उस तरफ भी आपकी तवज्जो होती है, जोर देते हैं आप लोग? बिल्कुल जी. So every morning, so my center opens at 8:45. My staff is here at 8 o'clock. So every morning I go over the programs for each child. कि इस बच्चे का जी इंट्रोड्यूस हो रहा है, इस बच्चे के साथ so we have one child जिसका हमने responding to name programs का implement करना है. So my staff has been instructed not to call that child's name because we're running a whole protocol. जब आपने बच्चे को उसके responding to name सिखाना हो, one of the guidelines is कि बच्चे का नाम हर वक्त मत लें. And then you actually teach the child, you say the name and you turn the child around to face you. So इस तरह की मेरी सुबह की we spend about 30 to 45 minutes. I provide the training and the modeling for my staff every morning. That's routine. Okay. और एक चीज और कि आपका सेटअप तो एक प्रॉपर स्कूल सेटअप है, लेकिन बहुत से सेंटर्स में जब सेशंस हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स की तरफ से डिमांड होती है कि वो हमें सेशन ऑब्जर्व करने दें so that we can do the same line at home. आपके सेटअप में जहां तक मैं समझाऊं, आप ऑलरेडी जो वीडियोस और क्लिप्स शेयर कर रही हैं पेरेंट्स के साथ, तो दैट इज समवॉट इक्विवेलेंट टू द ऑब्जर्वेशन सेशन, और उसी को आप लेके थीम वही है, टीचर पेरेंट्स की डिमांड मतलब पूरी हो रही है उस तरफ से, पेरेंट्स शिकायत या कुछ ऐसा नहीं है? My parents are thrilled with the fact that I take time out to send these videos, make these videos and send them. देखिए, एक ये पेरेंट्स की डिमांड होती है बहुत कि हमें सेशन देखने दें. What parents need to understand is कि there is something called reactivity. बच्चा, जिस तरह आप टिपिकल बच्चों को भी देख लें, जब आप उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग पे जाते हैं और टीचर उनकी तारीफ करती है, माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा आपकी बात सुनता है. एंड पेरेंट्स ऑलवेज सरप्राइज कि घर में तो नहीं सुनता. So there is reactivity होती है. जब बच्चे देखते हैं कि उनके माँ बाप खड़े हैं, the child is going to try and get the parents' attention, or the child is not going to comply to the direction that I am currently giving because the child is now distracted. Parents का signal क्या होता है? When parents come, उसका signal क्या है कि it's time to go home. A lot of our children don't have a concept of time yet. So when they see the parent at 10 a.m. and school is in session till 1 p.m., they think it's time to go home. उस वक्त इतनी मुश्किल होती है कि बच्चे को आप वापस रखें. उस वक्त the child is crying and getting upset, and a lot of these children are not vocal, so then they engage in other behaviors like tantrums and throwing things and screaming. So इसलिए parents का center के I have an open door policy. Parents can come and go as they please. सिर्फ मेरी ये request होती है. अच्छा, मेरे center में एक और another good thing I have is कि there's a little lobby. So when parents come in, before they see us, we see them. So we immediately know that parents are going. We continue doing what we're doing, but now just बच्चे के parents आए ना, I quickly turn his back to them. So you know that little few seconds gives me the opportunity because बच्चे की back parents की तरफ कर लूँ facing me. So we continue with the work, but the parents can see. A lot of times when parents come to pick up, we are engaged in some work or the other. So ये इस तरह की एक दो tricks हैं that I've learned from experience, not from education. These are tips and tricks that I've learned from working in that environment. Right. जो ये तो आपका जो सेटअप है वो तो obviously physically बच्चों को स्टूडेंट्स को एडमिट करते हैं. तो जो मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऑनलाइन जो आपके सिटी से दूर हैं, किसी तरह वो भी बेनिफिट ले सकते हैं आपकी किसी भी सर्विस का, या अभी ऐसा फिलहाल मुमकिन नहीं? इस तरह बेनिफिट ले सकते हैं कि जी बिहेवियर, वी ऑल हैव बिहेवियर्स.
whether we are typically developing भी और non-typically developing भी. हमारे बहुत से typical बच्चों में after COVID बहुत increase in aggression, decrease in attention, decrease in in-seat behavior. ठीक है, मैं typical parents भी मेरे पास आते हैं, and I also do Zoom calls. I do Zoom sessions with parents of typical and non-typical children who are unable to come to me physically. और उसमें सिर्फ ये होता है कि मैं उनको guidelines और tips दे सकती हूँ. जिसका कोई अगर मुझे Zoom meeting में करके कहे कि जी वो ये बैठता नहीं है, I will teach them some reinforcement strategies that I will model for them. I take out my equipment, I model it for them a little bit. And that's the best I can do at the moment is to really, because Zoom में हमारी population के बच्चों की हमने COVID में की थी. I was in the US during COVID. और हमारे because you know the public school was online, we had to sit online, and it was a struggle. मतलब इन बच्चों की attention आपकी one-on-one बैठ के लेनी भी मुश्किल होती है, तो online तो it was almost an impossible task. So इसलिए therapy sessions में online नहीं करती. But parent consultations and parent training में online बिल्कुल ऑफर करती हूँ. Right. एक चीज जो हम जरूर पूछना चाहेंगे वो है the phrase inclusivity and inclusiveness, जो कि पाकिस्तान में हमने ये देखा है मुख्तलिफ फोरम्स पे कि बहुत ज्यादा मिसयूज भी हो रहा है, तो इसको डिफाइन करते हैं. और दूसरा ये कि एक इंक्लूसिव सेंटर क्या और कैसा होता है, अगर हमारे व्यूअर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर पाए तो हम इसको. तो जब मैं यहाँ मूव करके आई हूँ यूएस से, बिकॉज दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है विद द यूज ऑफ इंटरनेट एंड एवरीथिंग, लोगों को ना 2-3 फ्रेजेस आते हैं, और उन 2-3 फ्रेजेस में एक फ्रेज है, एक वर्ड है इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिव स्कूल. अच्छा, a lot of people, obviously school is a business. पाकिस्तान में it's a business. ये कोई नेकी के लिए कोई नहीं कर रहा, ये आप अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं. लोगों ने देखा कि अच्छा जी पेरेंट्स ने ये इंक्लूसिविटी लफ्ज आ गया, इसको हम किसी तरह अपने एडवर्टाइजिंग में डाल दें. जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑफ इंक्लूसिव स्कूलिंग वो बिल्कुल यही है जो मैंने आपको बताया था, जो कि जिस वर्क एनवायरनमेंट से मैं आई हूँ. A child with any need has the right to a free public education. अगर एक बच्चा समझे व्हील चेयर में है, उसको स्पेशल स्कूल बस लेने जाती थी जिसका रैंप था. ठीक है, दैट्स इंक्लूसिविटी. It was the school's job to make sure that the child was brought to school in school transport every day. Ramps बने होते हैं for children with wheelchair to give them access. पाकिस्तान में इंक्लूसिविटी का मतलब जो लोगों ने बनाया हुआ है वो ये है कि आपका बच्चा हमारी प्रेमिसेस पे आ जाए, आपका बच्चा ऑन द ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हमारी प्रेमिसेस पे आ जाए, और आप स्कूल को भी पैसे फुल पे करें, और उसके अलावा आप एक 20-30 हज़ार की शैडो टीचर भी ला के रखें जो कि उस बच्चे को शैडो करेगी. इंक्लूसिविटी का मतलब है आपका करिकुलम मॉडिफाई किया जाता है फॉर अ चाइल्ड दैट नीड्स अ मॉडिफाइड करिकुलम. अब मेरे पास अगर एक बच्चा है जिसका आईसाइट का प्रॉब्लम है, उसके लिए हम स्पेशल बिग प्रिंट बुक्स मंगाते हैं. दैट्स इंक्लूसिविटी. ठीक है, अकोमोडेशंस देते हैं हम हर बच्चे को. एक बच्चा जिसको वो नॉइज शोर वाले कमरे में नहीं काम कर सकता, उसके लिए हम बाहर हॉलवे में या किसी और कमरे में डेस्क सेटअप करते हैं. दैट्स इंक्लूसिविटी. बच्चा हर चीज में पार्टिसिपेट करे, स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी. आर्ट वर्क, जो भी वर्कशॉप्स होती है, हमारी अभी ओएसिस की फील्ड ट्रिप हुई थी लोरेटो हाउस की, एंड माय किड्स वेंट ऑन द फील्ड ट्रिप with Loreto House. That's inclusivity. And I call them and I gave them a few, these are my needs, and they were very accommodating and fulfilled them all. The wonderful staff at Oasis. That's inclusivity, that you include all your children in all school-wide activities. Inclusivity में दूसरी चीज आ जाती है कि आपके किसी बच्चे की नीड है स्पीच थेरेपी की, OT थेरेपी की, PT थेरेपी की, वो भी आप स्कूल में प्रोवाइड करें. That is also part of inclusivity. पाकिस्तान में अभी थोड़ी सी इंक्लूसिविटी है इस सेंस में कि बच्चों को प्रेमिसेस पे अलाउ कर देते हैं, लेकिन करिकुलम मॉडिफिकेशन नहीं होती उस बच्चे के लिए. उस बच्चे को बस एक्सक्लूड कर देते हैं. जिस तरह our kids, some of them engage in vocalizations and they can be very, very loud, right? We have to make sure that that child is able to participate even for a short time, and then he can be removed and brought back to the class, but at least he went for a little while and participated. So inclusivity का मतलब है कि हर बच्चा उस स्कूल में to give the child what that child needs to succeed.
दैट इज इंक्लूसिविटी। तो ये पाकिस्तान में भी एक डेवलपिंग कॉन्सेप्ट है। अभी पाकिस्तान में कोई इंक्लूसिव स्कूल्स टू माय नॉलेज नहीं है, बट दे आर, आई होपफुली इंशाल्लाह दे विल गेट दैट वंस दे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। अच्छा, एक चीज जो आप थोड़ा सा बता सकें कि आपके जो स्कूल है उसकी कुछ फीस के बारे में कुछ थोड़ा आइडिया बता सकें, पेरेंट्स को कुछ आइडिया हो सके, मे बी किसी एग्जांपल के थ्रू आप थोड़ा एलैबोरेट कर सकें, क्योंकि ऑब्वियसली आपको तो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। और दूसरा ये कि जो लेस अफोर्डिंग, आपने शायद मुझसे कहीं जिक्र किया था कि उसके लिए भी कुछ आप कुछ ऐसा स्पेशल डिस्काउंट फॉर लेस अफोर्डिंग पेरेंट्स भी आपके ज़हन में होता है, या कुछ अगर इसको एलैबोरेट कर सकें। बिल्कुल मैं करती हूँ जी। एक बात है कि जो मेरा फीस स्ट्रक्चर है वो मैं पेरेंट्स को कभी नहीं बताती। एक तो आई डोंट डील विद फी माई सेल्फ, आई हैव एन अकाउंट्स डिपार्टमेंट हु डज दैट। मैं इसलिए नहीं बताती बिकॉज पेरेंट्स एकदम सोचते हैं ये बहुत ज्यादा है, बट देन व्हेन दे कम एंड दे सी माई सेंटर एंड दे सी एवरीथिंग दैट आई ऑफर एंड आफ्टर देयर फर्स्ट कंसल्टेशन विद मी, देन दे आर ओके बिकॉज दे रियलाइज कि आई एम प्रोवाइडिंग व्हाट आई से आई विल प्रोवाइड। मैंने एक सेंटर खोल के कहीं और नहीं जाके मैं बैठी हूँ, मैं इसी सेंटर में प्रेजेंट हूँ और मैं ही उनके बच्चों के साथ काम कर रही हूँ। So my fee structure जी for 5 days a week from 8:45 to 1 is 70,000, and for 3 days a week I think it's 42,000, and some kids come at 2 times a week, so I try and accommodate students like that. मेरे पास I'll be honest with you अभी तक कोई ऐसे पेरेंट्स आए नहीं जिन्होंने, मैं कंसल्टेशन फी मेरी फ्री होती है, so मेरे पास इस तरह के कोई पेरेंट्स आए नहीं जिन्होंने मुझे, जो नहीं आए पेरेंट्स उन्होंने कहा कि जी फासला बहुत है घर में और आपके सेंटर में, तो that's really the only reason that parents have not sent their kids. और दूसरा जो फी स्ट्रक्चर है ना, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो प्रॉपर ABA है ना, it has to be individualized to each student. मेरा फोटोकॉपी का बिल 8 बच्चों का is about 58,000 rupees a month because it is individualized for every child. वर्कशीट्स हर बच्चे की अलग बनती है, पेक्स पिक्चर्स हर बच्चे जो कर रहा है पेक्स कम्युनिकेशन वो अलग बनती है, टोकन बोर्ड्स बच्चे जो यूज कर रहे हैं वो बनते हैं. सो देयर इज अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट नीड्स टू बी मेड फॉर ईच चाइल्ड इंडिविजुअली. सो इट इज एक्सपेंसिव. और मुझे तो आदत है पब्लिक स्कूल की यूएस के, वो फोटोकॉपीज बनाई, वो प्रिंटिंग कराई, कोई फिक्र ही नहीं. यहाँ आके मुझे जरा बजटिंग भी करनी पड़ रही है. सो ये सब कुछ मद्देनजर रखते हुए मैंने फिर अपना फीस स्ट्रक्चर इस तरह एस्टैब्लिश किया था. राइट. अच्छा, और लास्ट में एक आपने जिक्र कर दिया था पहले की थोड़ा सा कि स्पेशल नीड्स पॉपुलेशन के बारे में, जो डिग्निफाइड लैंग्वेज है जिसे हम बावकार लैंग्वेज कहते हैं, उसका यूजेज जैसे आपने बताया कि टिपिकली नॉन टिपिकली यूज होते हैं. नॉर्मल बच्चे ये कहीं भी अब्यूज नहीं होता नॉर्मली, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी कहीं जगह पे यूज होता है. तो आप इस पे जोर देते हैं बहुत ज्यादा. मैं देखिए, टिपिकल बच्चे वो हैं जो कि मेडिकल माइलस्टोन्स को हिट करते हैं एट द एज दैट द मेडिकल कम्युनिटी हैज आइडेंटिफाइड. नॉन टिपिकल बच्चे जो उन माइलस्टोन्स को शायद लेटर हिट करें या शायद ना करें, बट दैट डजंट मीन दैट दे विल नॉट बी सक्सेसफुल इन लाइफ. मैं पेरेंट्स को 2-3 बातें जो कहना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, वो ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल, नंबर 1, अपने बच्चों को किसी और बच्चे के साथ कंपेयर मत करें, इवन उनके बहन भाइयों के साथ. मेरे पास पेरेंट्स आके कहते हैं लेकिन इसका भाई, और मैं वहीं उनको कहती हूँ कि नो प्लीज स्टॉप. भाई इज अ सेपरेट इंडिविजुअल, दिस चाइल्ड इज अ सेपरेट इंडिविजुअल. I insist on respecting these kids. I insist that these kids be given the same respect as anyone else. नंबर 1 मैं पेरेंट्स को कहती हूँ प्लीज कंपेयर ना करें. नंबर 2 मैं पेरेंट्स को ट्रेनिंग में भी सिखाती हूँ कि बच्चे की स्ट्रेंथ को आपने किस तरह देखना है. हमारा मुआशरा कुछ अजीब तरह सेटअप है कि बच्चा अगर आराम से खेल रहा होगा या खा रहा होगा ना, कोई उसको शाबाश नहीं देगा. जैसे ही वो बच्चा खाना नीचे फेंकेगा 5 लोग आ जाएंगे. सो guess what that does? That reinforces that throwing food behavior. So I teach parents कि you know, look at your child's strength, train your eyes to see his strengths and reinforce those. हर बच्चे के अंदर strengths होती हैं, हमें सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर बच्चे की तालीम को बेस करना है. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम वाले जो बच्चे. Okay. तीसरा मैंने मेंशन कर दिया कि प्लीज, आई नो आई सी द क्लॉक टिकिंग. मैंने पेरेंट्स को मेंशन कर दिया कि प्लीज थेरेपिस्ट की एक्सपीरियंस को जरूर देखें. और चौथा, मैंने एक पॉइंट पहले जो आपको कहा था कि इन्वॉल्व, बिल्कुल अपने बच्चों की तालीम में इन्वॉल्व रहें. लेकिन देखें,
पेरेंट्स, बहुत से पेरेंट्स आते हैं, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेरे पास बच्ची आती है, उसके पेरेंट्स इंसिस्ट करते हैं कि उसको सेंसरी इश्यूज है। किसी थेरेपिस्ट ने लाहौर में उनको कह दिया कि जो उनकी बच्ची को सेंसरी इश्यूज हैं तो वो बच्ची अब कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास वो बच्ची गाने भी सुनती है, मेरे साथ वो बच्ची चीजों को हाथ भी लगाती है, उसको स्लाइम को टच नहीं करना, मैंने स्लाइम प्लास्टिक बैग में डाल दी उसके लिए, अब उसको स्लाइम का फीलिंग मिल रही है लेकिन शी इज नॉट टचिंग इट, ठीक है। मैंने उसका बैकपैक उसके कंधों पर डालना और उसकी अम्मी ने एकदम कहा ये नहीं 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 ये नहीं करेगी। She kept her backpack on and I told her mother कि please, just because आपके बच्चे की क्लासिफिकेशन है इसका ये मतलब नहीं कि आपका बच्चा कुछ कर नहीं सकता। मैं माँ बाप को ये बहुत स्ट्रेस करके बताती हूँ कि इन बच्चों को ना करें, टेल देम नो, टीच देम हाउ टू से नो। पेरेंट्स ऑफ दिस पॉपुलेशन, इनका ख्याल है कि चूंकि हमारा बच्चे को एक डिसेबिलिटी की क्लासिफिकेशन मिल गई है, इनको तो मन प्यार से, बस प्यार से हाँ करते जाओ हर चीज पे। बट हमने इनको रियल वर्ल्ड के लिए प्रिपेयर करना है, और रियल वर्ल्ड में आपको ना सुननी पड़ती है, आपको इंतजार करना पड़ता है, आपको अपनी पसंद की चीज गिव अप करनी पड़ती है। तो मेरी ये सब कुछ मेरी बच्चों के प्रोग्राम्स में इंक्लूडेड होता है कि आप एक्सेप्टिंग नो प्रोग्राम है जो हम एक बाकायदा रन करते हैं। तो as we are running short of time, एक लास्ट क्वेश्चन जो रह गया वो अगर आप जल्दी से एड्रेस कर सकें कि पेरेंट्स को आप क्या एडवाइस करेंगी, मशवरा देंगी कि जब वो सेंटर या स्कूल को सिलेक्ट करते हैं अपने बच्चे के लिए तो उनको किस बात का ख्याल रखना चाहिए? बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो इंसान आपकी कंसल्टेशन कर रहा है, क्या वो इंसान इन फैक्ट आपके बच्चे के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। नंबर 1 कि वो इंसान सिर्फ क्वालिफिकेशन लेकर डेस्क पे बैठा है, ठीक है। नंबर 2, थेरेपिस्ट से मिलें, जिसने आपके बच्चे के साथ काम करना है उससे मिलें और उसकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस पूछें। ये आपका हक है कि आप उसका एक्सपीरियंस पूछें। नंबर 3, आस्क फॉर वीडियोस। It's the simplest thing. Everybody has a phone. बहुत से पेरेंट्स हैं जो अपना काम छोड़ के नहीं आ सकते for live observations. Ask for videos from therapists. Have a monthly meeting. Ask for a monthly meeting. That is also your right. अब क्या मंथली मीटिंग में जाकर बच्चे की प्रोग्रेस देखें। Ask for data. Please, मैंने कोई बिहेवियर रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, the child is now frequently asking. That means nothing. डेटा हमारी ABA में हम कहते हैं कि if there's without data it's just an opinion. We need data which gives us numbers. कि 10 ट्रायल्स में से 6 ट्रायल्स में इस बच्चे ने ये चीज, मतलब अगर समझे कि मेरा ट्रायल चल रहा है पैक्स का और मेरा है कि इस बच्चे ने इंडिपेंडेंटली पैक्स मुझे देना है, आई हैव टू शो द पेरेंट्स डेटा एंड वो विद वीडियो प्रूफ हो जाता है, बिकॉज वो देख रहे हैं कि उनका बच्चा वीडियो में मुझे इंडिपेंडेंटली अपना पैक्स का कार्ड पकड़ा रहा है। अगर मैंने माँ बाप का प्रोग्राम हमने बनाया कि बच्चा, the child will sit for a minimum of 2 minutes at the desk, I give them video proof of that. So I have data and I have video proof. Ask for data. Okay जी, so I think we are almost at the end of our interview और तो इसी एडवाइस और मशवरे के साथ आप सबसे इजाजत चाहेंगे। मिस मेहरुनिसा खान, आपका दोबारा बहुत शुक्रिया और हम उम्मीद करते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन जो आपसे हमें मिली है ये हमारे व्यूअर्स के लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। एंड और आई डोंट नो इफ अगर ये आप अलाउ करते हैं या नहीं, यू कैन पुट माय ईमेल on your website if it isn't there already, and parents can reach out to me and contact me, and just for a quick training session or anything that they're having trouble with, I'm available. Okay जी, everyone for watching as well, और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। Until then, take care and Allah Hafiz.